नमस्कार दोस्तों, पीएस टेक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी तक हम लोग हमारे चैनल पे टीएसटी का केवल प्रैक्टिस सेट हम लोग अभी तक हल कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग लेक्चर के माध्यम से अपने विषयों को हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज का जो हम लोगों का लेक्चर है वो भूगोल विषय से संबंधित है, जिसमें हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो टॉपिक है इसे हमने लिया हुआ है फ्रेंड्स। एकदम बेसिक तरीके से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा और एकदम शुरुआत से, ये नहीं कि मैं कोई बीच का टॉपिक उठा लिया हूँ फ्रेंड्स वहाँ से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। ऐसा कुछ नहीं है, एकदम बेसिक तरीके से एकदम सरल भाषा में आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, मैंने कुछ इसमें अलग तरीका से और कुछ अलग टेक्निक के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। फ्रेंड्स, तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का लेक्चर नंबर 1, भूगोल ब्रह्मांड की उत्पत्ति। देखिए फ्रेंड्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले हम लोगों को उसके पहले की जो कहानी है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रह्मांड की उत्पत्ति तो हुई है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो भूगोल है, भूगोल को क्यों भूगोल कहा जाता है और भूगोल हमारा जो विषय है इसे विज्ञान के रूप में क्यों देखा जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी तक हम लोग जानते क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था कि भूगोल क्या है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, भूधन गोल, ठीक है, जिसका मतलब हम लोग समझते थे कि भू का मतलब होता है पृथ्वी और गोल का मतलब गोल, यानी पृथ्वी क्या है, गोल है, यानी हम लोग पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, पृथ्वी एक गोल आकार की तरह है, ठीक है। तो ये हम लोग जानते थे, लेकिन देखिए इससे हम लोगों को टीजीटी लेवल पे हम लोगों को पढ़ना है, तो हम लोगों को थोड़ा सा गहराई के अंदर जाके पढ़ना होगा। तो आइए देखते हैं कि हम लोगों को कैसे पढ़ें कि भूगोल हम लोगों को समझ में आए। देखिए फ्रेंड्स, भूगोल काफ़ी अच्छा विषय है, इंटरेस्टिंग विषय है, इसे आप रट्टा मारने से अच्छा आप इसे समझने की कोशिश करिए, क्योंकि यह एक विज्ञान है और विज्ञान तभी विज्ञान कहलाता है जब उसमें कोई चीज़ सिद्ध होती है, ठीक है। तो भूगोल भी एक ऐसा विषय है जिसमें क्या है, तथ्यों को सिद्ध करके बताया गया है, इसलिए इसे विज्ञान के रूप में देखा जाता है भूगोल को, ठीक है। विज्ञान वही होता है जब कोई चीज़ सिद्ध होता है, और भूगोल में हमारे जो भी तथ्य हैं सिद्ध हुए हैं, इसलिए हम इसे विज्ञान के रूप में देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि अगर हमको भूगोल पढ़ना होगा तो भूगोल कैसे पढ़ेंगे, कि भूगोल है क्या। तो देखिए, मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है, और ये हमारा पृथ्वी का क्या है, स्थल मंडल है, ठीक है, स्थल है यानी सतह है। ये हम मान लेते हैं कि मानव है, ठीक है, ये हमारे क्या है, मानव है, ये स्थल पे रहते हैं, ठीक है, यानी क्या है, ये स्थल है। तो ये हमारा स्थल हो गया, पृथ्वी का एक पार्ट। और पृथ्वी के ऊपर जाएंगे तो ये हमारा पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा होता है, यानी कि वायुमंडल, ठीक है। और नीचे आते हैं तो निचला हिस्सा होता है जिसे हम लोग जलमंडल के नाम से जानते हैं। तो यानी पृथ्वी की सतह को यदि हम पढ़ते हैं और पृथ्वी के ऊपरी हिस्से यानी वायुमंडल को अगर पढ़ लेते हैं और उसके निचले हिस्से यानी निचला जलमंडल को हम पढ़ लेते हैं, तो ये हमारा भूगोल पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि भूगोल हमारा बस इतने ही में सीमित हो गया। ये तो मैंने एक आप लोगों को आकार बताया, एक तरीका बताया कि पृथ्वी के अगर बारे में आपको पढ़ना है तो पृथ्वी की सतह को पढ़ लीजिए, पृथ्वी के ऊपरी हिस्से यानी वायुमंडल को पढ़ लीजिए, और निचला सतह यानी जलमंडल को आप यदि पढ़ लेते हैं तो भूगोल आप पूरा कंप्लीट आपने पढ़ लिया, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इसको हमको पढ़ना कैसे है। देखिए फ्रेंड्स, तो पृथ्वी की सतह को अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कहाँ पे आते हैं। पृथ्वी की सतह को हमने 3 तरीके से इसको बांटा है, ठीक है, 3 तरीके से। तो पहले को हमने स्थलीय स्वरूप दिया है, यानी स्थलीय स्वरूप की विशेषता। यदि इसका हम अध्ययन करते हैं, स्थलीय स्वरूप की विशेषताएं, ठीक है, पृथ्वी का जो सतह होता है यानी स्थल भाग होता है, अगर उसकी विशेषताओं को अगर हम अध्ययन करते हैं तो वह हमारा भू आकृति विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, भू आकृति विज्ञान कहलाता है। अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, क्या कहते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि ये जो हमारा पृथ्वी का स्थल होता है, स्थलीय स्वरूप होता है, इसको प्रभावित करने वाले कारक होते हैं कौन कौन से, जलवायु और मौसम, ठीक है। जलवायु और मौसम क्या करते हैं, पृथ्वी के स्थलीय स्वरूप को प्रभावित करते हैं। तो और जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं यानी जल, वायु और मौसम,
इसका यदि अध्ययन हमको लोग करते हैं तो वो हमारा जलवायु विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? जलवायु विज्ञान कहलाता है। ठीक, अब देखिए ये तो हो गया पृथ्वी के स्थलीय स्वरूप, ठीक है, उसकी विशेषता और उसे प्रभावित करने वाले कारक। लेकिन पृथ्वी की सतह पर एक और हमारा, ठीक है, चीज़ है जो कि मृदा और वनस्पतियां हैं। ठीक है, क्या है? मृदा और वनस्पतियां हैं। यदि इनका हम अध्ययन करते हैं तो वह हमारा जैव विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया हमारे मानव को हमने इसमें अभी इंक्लूड नहीं किया है फ्रेंड्स। ठीक है, अभी हमने स्थलीय स्वरूप की विशेषताओं को देखा है और उससे प्रभावित करने वाले कारक को देखा है, मृदा और वनस्पतियों को देखा है। तो स्थलीय स्वरूप की विशेषताओं का यदि अध्ययन किया जाता है तो उससे हम लोग भू आकृति विज्ञान कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में जियोमॉर्फोलॉजी कहा जाता है। और उन्हें प्रभावित करने वाले कारक को यदि हम अध्ययन करते हैं तो वह जलवायु विज्ञान के अंतर्गत आता है। और पृथ्वी की सतह पर जो हमारी मृदा और वनस्पतियां होती हैं उनका अध्ययन करते हैं तो वह हमारा जैव विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया हो कि पृथ्वी की सतह पर जो स्थल मंडल है, स्थल स्वरूप है, उसे किस तरह से हम लोगों को डिवाइड करके पढ़ना है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं कि भूगोल को हम लोग कितने वर्गों में हम लोग बांट सकते हैं। ठीक है, तो भूगोल को देखिए, भूगोल के हमारे दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स? पहला पार्ट जो होता है भौतिक भूगोल, दूसरा होता है मानव भूगोल। ठीक है, कौन सा? भौतिक भूगोल। तो देखिए भौतिक भूगोल फ्रेंड्स किसे कहते हैं? भौतिक का मतलब क्या होता है? भौतिक का मतलब होता है फ्रेंड्स जिसे हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे कि पहाड़, पहाड़ को हम क्या कर सकते हैं? छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। वायुमंडल, वायुमंडल को हम क्या करते हैं? कभी कभी हम मान लीजिए जो भी हमारा पृथ्वी की सतह के ऊपर जो भी चीज़ मतलब पृथ्वी की सतह से ऊपर अगर हम आते हैं तो वह हमारा वायुमंडल हो गया। ठीक है, उससे हम महसूस करते हैं तो वो हमारा क्या हो गया? भौतिक भूगोल के अंतर्गत। इसके बाद हमारा देखिए जलमंडल भी होता है। ठीक है, जलमंडल को भी हम देखते हैं, उसे महसूस करते हैं, छूते हैं, तो वो हमारा क्या हो गया? भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। यानी कहने का मतलब जो प्रकृति ने बनाया है, ठीक है, क्या है? प्रकृति ने बनाया है, ठीक है, वो हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा? भौतिक भूगोल के अंतर्गत आ जाएगा। उसका अध्ययन भौतिक भूगोल के अंतर्गत आएगा। कौन सा? जो प्रकृति के माध्यम से बनाए हुए सभी चीजें हैं। ठीक है, तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होगा, आइए उसको देख लेते हैं। तो देखिए भौतिक भूगोल के अंतर्गत हमको तीन चीजों को पढ़ना होता है फ्रेंड्स। किसे किसे? स्थल मंडल को, जल मंडल को, वायुमंडल को और जैवमंडल को। ठीक है, किसे किसे? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। इन चारों को हम यदि पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स तो हमारा भौतिक भूगोल कंप्लीट होता है। ठीक है, किसे? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा आता है क्या? मानव। ठीक है फ्रेंड्स, मानव क्या था? हमारा मानव भूगोल था। देखिए मानव भूगोल क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए फ्रेंड्स, जो मानव भूगोल होता है ये ऐसे चीज़ों का अध्ययन करता है जो कि मानवीय प्रक्रियाओं के द्वारा उत्पन्न होती हैं। मानवीय यानी कि मानव के द्वारा वह उत्पन्न की गई होती हैं। जैसे कि हमारा इसके अंतर्गत आ जाएगा आर्थिक भूगोल, आ जाएगा राजनैतिक भूगोल, आ जाएगा सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल आ जाएगा। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आएगा फ्रेंड्स? ये हमारा मानव भूगोल के अंतर्गत आ जाएगा। यह मानव के द्वारा, ठीक है, मानव की प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न किए हुए जो चीज़ें होती हैं उसे हम लोग मानव भूगोल के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि जो हमारा भौतिक भूगोल का अध्ययन का तरीका होता है, ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, भूगोल का अध्ययन का तरीका जो होता है, यानी भूगोल को पढ़ने का एक क्या कह सकते हैं? अप्रोच, ठीक है, तरीका, मेथड होता है। उससे किस तरह से हम लोग पढ़ें कि हमको भूगोल हमें समझ में आए। तो फ्रेंड जो भूगोल का पढ़ने का तरीका होता है, ये देखिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ये इस तरह से बताया गया, इस तरह से ये लिखा गया है। इससे वैज्ञानिकों कह सकते हैं, भूगोलवेत्ताओं ने बताया है कि भूगोल के अध्ययन का जो तरीका होता है फ्रेंड्स, वह दो तरीके होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है क्रमबद्ध प्रतिमान, जिसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं सिस्टमैटिक अप्रोच। ठीक है, क्या? सिस्टमैटिक अप्रोच या क्रमबद्ध प्रतिमान। क्रमबद्ध प्रतिमान का मतलब हो गया कि किसी चीज़ को अगर हमको जानना है तो क्रम से, उसके पहले शुरुआत से हमको जानना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो चीज़ें आए, फिर वो चीज़ें जिसके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि मान लीजिए हमको पृथ्वी के बारे में
जानना है। तो फ्रेंड्स पृथ्वी के बारे में यदि जानना है तो उससे पहले, पृथ्वी से पहले हमको ये जानना होगा कि पृथ्वी हमारी कैसे बनी, ये हमको जानना होगा। अब पृथ्वी बनी तो कहाँ पे बनी, और जब कहाँ बनी तो उस जगह और भी कुछ था, अगर और कुछ था तो वो चीज़ें कैसे चीज़ें आई, और उनसे पहले वो चीज़ें थी तो उनके बनने का कारण क्या था। यानी उससे एकदम शुरुआत, उसके पहले जो चीज़ें थी, यानी क्रमबद्ध तरीके से हम लोग जो पढ़ते हैं वह हमारा होता है क्रमबद्ध प्रतिमान या सिस्टमेटिक अप्रोच। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद आता है हमारा प्रादेशिक प्रतिमान। दूसरा प्रादेशिक प्रतिमान को हम लोग रीजनल अप्रोच कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं? रीजनल अप्रोच अंग्रेजी में। यह कह सकते हैं कि यह एक बहुविषयी है, यानी बहुत बड़ा विषय है। ठीक है, प्रादेशिक प्रतिमान। देखिए इसके अंतर्गत हम लोग विश्व का भौतिक भूगोल पढ़ते हैं, विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि इसमें मैं आप लोगों को डायग्राम के माध्यम से बताया हूँ कि विश्व का भूगोल आ जाएगा, विश्व का प्रादेशिक भूगोल आ जाएगा, भारत का भूगोल आ जाएगा। ठीक है, यानी 3 सेक्शनों को हमको पढ़ना होता है। ठीक है, कौन कौन सा? विश्व का भूगोल, विश्व का प्रादेशिक भूगोल, भारत का भूगोल। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो हो गया हमारा भूगोल पढ़ने का तरीका। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कि जो भूगोल का अध्ययन किया गया, सबसे पहले कहाँ इसका अध्ययन किया गया। ठीक है, इसका अध्ययन करने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था। ठीक है, इसकी कुछ परिभाषाओं के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि भूगोल का सबसे पहले जो प्रयोग हुआ था वह कहाँ पे हुआ था। देखिए जैसा कि मैंने इसमें आप लोगों को हैंड राइटिंग के माध्यम से बताया है कि जो भूगोल है, भूगोल का जो अध्ययन मतलब भूगोल के अध्ययन में एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय सबसे पहले हमारे यूनान के निवासियों को जाता है। ठीक है, कहाँ के? यूनान के निवासियों को जाता है। यानी भूगोल का अध्ययन एवं इस विषय पर प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप इस विषय को प्रदान करने का जो श्रेय होता है फ्रेंड्स, वह यूनान वासियों को जाता है। फ्रेंड्स देखिए, यूनान से ये सारी चीज़ें पहले हमारी, सबसे पहले यूनान वासी जो थे वही सब इन सब चीज़ों में आगे थे। किसी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना, किसी चीज़ की खोज करना, ये यूनान वासी सबसे पहले आगे इस विषय में थे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए दूसरा पॉइंट हमारा इसमें क्या है, हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया। ठीक है फ्रेंड, हिकेटियस जो था अपनी पुस्तक, उसकी एक पुस्तक है जिसे पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन कहा जाता है, उसने उसमें सबसे पहले भौगोलिक जो तत्व थे उनका क्रमबद्ध यानी क्रम से समावेश किया था। किसने? हिकेटियस ने अपनी पुस्तक पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए आगे देखते हैं। देखिए भूगोल के अध्ययन की कुछ विचारधाराएं हैं। ठीक है, 2 विचारधाराएं इसमें हमारी मुख्य रूप से हैं। तो सबसे पहले जो विचारधारा हमारी है, ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी? संभववाद है विचारधारा। कौन सी? संभववाद विचारधारा है। देखिए संभववाद विचारधारा के अनुसार क्या होता है, देखिए इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में क्या होता है, समर्थ, तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा अनुसार उपयोग कर सकता है। इस विचारधारा के जो समर्थक हैं हमारे वाइडल, डी ला ब्लास और फैब्रे। ये अक्सर प्रश्नों में पूछा जाता है भूगोल में। जो संभववाद के समर्थक सबसे मुख्य रूप से हैं वो कौन कौन से हैं, तो वाइडल, डी ला ब्लास और फैब्रे हमारे हैं। इस विचारधारा के अंतर्गत ये बताया गया है कि पर्यावरण में परिवर्तन, ठीक है, करने में क्या होता है, यानी पर्यावरण में आप अपने समर्थ के अनुसार क्या कर सकते हैं, प्रकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। कुछ संभावना ऐसी हैं कि उनके अनुसार आप कुछ परिवर्तन कर सकते हैं जो प्रकृति द्वारा जो चीज़ें बनाई गई हैं। ठीक है, पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन कुछ उसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं। ये संभववाद का, ठीक है, विचार है। और जो इसके समर्थक हैं वो हमारे वाइडल, डी ला ब्लास और फैब्रे। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि संभववाद क्या चीज़ है। इसके अनुसार जो मनुष्य अपने पर्यावरण में क्या है, परिवर्तन करने में क्या है, समर्थ होता है। वह प्रकृति के द्वारा जो संभावनाएं हैं उसे अपनी इच्छा के द्वारा उपयोग में ला सकता है। ठीक, आइए दूसरे देखते हैं। दूसरी जो विचारधारा है भूगोल के विषय में वो कौन सी है, तो वो हमारी दूसरी जो विचारधारा है फ्रेंड्स, वो हमारे निश्चयवाद है। कौन सी? निश्चयवाद है। देखिए इस विचारधारा में क्या बताया गया है,
इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य प्रकृति के अनुसार चलता है। इसमें मनुष्य को अपनी इच्छा से काम करने की स्वतंत्रता कम होती है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक हैं कौन कौन से? हमारे रीटर, रैटजेल, एलन और हंटिंगटन है। ठीक है, ये भी कई बार पूछता है फ्रेंड्स कि जो निश्चयवाद विचारधारा है इसके प्रमुख रूप से जो समर्थक है कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स हमारे रीटर, रैटजेल और एलन हंटिंगटन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो निश्चयवाद का मतलब यह बताया गया है कि इसमें जो मनुष्य है प्रकृति के अनुसार चलता है, यानी इसमें जो होता है कि आप कुछ परिवर्तन अपने आप नहीं कर सकते। प्रकृति ने जो चीज़ें बना दिया है आपको उनके अनुसार ही आपको चलना है। ठीक है, तो ये निश्चयवाद की जो विचारधारा है वो कहती है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए भूगोल की कुछ परिभाषाएं को हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स शॉर्ट में थोड़े से। देखिए फ्रेंड्स, बहुत अभी इसको मैं जानकारी तौर पे आप लोगों को थोड़े आप लोगों को बता रहा हूँ। ये आप जानकारी आप लोगों को पहले से है, लेकिन बस केवल से रिवाइज करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिर इसके जो मेन टॉपिक है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए जो भूगोल की परिभाषा है, सबसे पहले हमारे स्ट्रैबो के अनुसार देख लीजिए कि भूगोल की क्या परिभाषा है। तो स्ट्रैबो के अनुसार भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है। तो फ्रेंड्स ये स्ट्रैबो के अनुसार विचारधारा थी। ठीक है, कौन सी विचारधारा थी इनके अनुसार? भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में क्या देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना। ये स्ट्रैबो के अनुसार भूगोल की परिभाषा है। आइए अगला देखते हैं किसके अनुसार परिभाषा है। अगला हमारे जैसे जो है दूसरे नंबर पे कैलेडियस टॉलमी के अनुसार। तो कैलेडियस टॉलमी के अनुसार जो भूगोल की क्या अध्ययन की जो परिभाषा है, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। बहुत अच्छा ये फ्रेंड्स ये जो इनका कथन है। ठीक है, कैलेडियस ने कहा है कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। उनके कहने का मतलब था कि जो भूगोल है पृथ्वी, यानी पृथ्वी को आप स्वर्ग से तुलना की गई है कि पृथ्वी को आप देखते हैं तो वो स्वर्ग जैसा आपको देखने वाला एक विज्ञान है। कौन? पृथ्वी, भूगोल। ठीक है, तो ये कैलेडियस की विचारधारा थी। आइए अगला देखते हैं। अगला हमारा है कार्ल रिटर के अनुसार। कार्ल रिटर ने क्या कहा था? भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो फ्रेंड्स यह कार्ल रिटर के अनुसार जो उनका क्या अध्ययन का एक परिभाषा है। कार्ल रिटर के अनुसार भूगोल के अध्ययन की ये परिभाषा थी। चौथा हमारा है आर्थर होम के अनुसार। तो देखिए जो 4 नंबर पे आर्थर होम ने क्या बताया था अपने अनुसार? भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। इनके कहने का मतलब ये था कि भूगोल में जो पृथ्वी का वह भाग है, उस भाग का हम लोग अध्ययन करते हैं जहाँ पे लोग मानव रहते हैं। कौन से लोग? मानव रहते हैं पृथ्वी पे, उसी का अध्ययन हम लोग करते हैं, तो वही हमारा भूगोल होता है। ये आर्थर होम का, ठीक है, अध्ययन का परिभाषा है। आर्थर होम के अध्ययन की परिभाषा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं हमारा जो मेन टॉपिक था ब्रह्मांड की उत्पत्ति। अब तक तो हम लोगों ने देखा था फ्रेंड्स कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले कि भूगोल को हम किस तरह से पढ़ें, भूगोल में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, और उस भूगोल की कुछ परिभाषाओं के बारे में हम लोगों ने जाना। ठीक है फ्रेंड्स, अब आता है हमारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जो कि हमारा टाइटल था। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ब्रह्मांड, पहले देख लीजिए ब्रह्मांड किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स जो ब्रह्मांड होता है, सॉरी फ्रेंड्स, आइए देखते हैं ब्रह्मांड देखिए सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है।
ठीक है फ्रेंड्स, कहने का मतलब जो सूक्ष्म छोटे छोटे जो अणु से वहाँ उससे लेकर महाकाय यानी बहुत बड़ी जो आकाश गंगाएं होती हैं उनके सम्मिलित रूप को दोनों को मिला दिया जाए, सभी को मिला दिया जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं हम लोग, ब्रह्मांड कहते हैं फ्रेंड्स। जैसे सूक्ष्मतम अणु मतलब बहुत छोटा सा एक कण भी अगर लेते हैं वही हमारा सूक्ष्मतम अणु होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं छोटा सा, एक प्रोटॉन छोटा सा ले लेते हैं, या एक हम कह सकते हैं परमाणु छोटा सा ले लेते हैं, उससे लेकर महाकाय जो आकाश गंगा है, पहाड़ हैं, नदियां हैं, ठीक है, बड़े बड़े ग्रह हैं, इन सब को मिला दिया जाए तब हमारा वो ब्रह्मांड होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स जिसमें आकाश गंगा का मतलब आप लोग यदि जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो इसके विषय में आगे चर्चा की जाएगी कि आकाश गंगाएं क्या होती हैं, ठीक है। आप लोगों को थोड़े से मैं बता दूं, आकाश गंगाएं जो होती है निहारिकाएं को ही बोला जाता है आकाश गंगा, ठीक है। आइए उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब पहले देख लेते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो फ्रेंड्स ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में कुछ सिद्धांत है, ठीक है, कुछ सिद्धांत है। उन सिद्धांतों में सबसे प्रमुख सिद्धांत हमारा है बिग बैंग थ्योरी। इसी को हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है, किससे, बिग बैंग थ्योरी को। तो आइए देखते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति में जो हमारी बिग बैंग थ्योरी यानी महाविस्फोट सिद्धांत। देखिए फ्रेंड्स, जो महाविस्फोट सिद्धांत है, ठीक है, इस सिद्धांत के जो समर्थक हैं वो हमारे कौन हैं, एब जॉर्ज लेमेंतेयर, ठीक है। आपको ऑप्शन में लगभग लेमेंतेयर या जॉर्ज लेमेंतेयर देखने को मिलता है, लेकिन इनका पूरा नाम है एब जॉर्ज लेमेंतेयर। क्या नाम है, एब जॉर्ज लेमेंतेयर। ये महाविस्फोट जो सिद्धांत था इसके वे समर्थक थे, ठीक है। इसके बाद फिर इस सिद्धांत के जो इस सिद्धांत का जो पुष्टि की गई एक ठोस तरीके से, उसमें योगदान आता है वेगनर का, ठीक है। वेगनर का आप लोग महाद्वीपीय सिद्धांत आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे, तो नहीं जानते हैं तो उसके बारे में आगे चर्चा की जाएगी। फिलहाल हम लोग देखते हैं महाविस्फोट सिद्धांत। तो देखिए फ्रेंड्स, महाविस्फोट सिद्धांत हमारा क्या था। इस सिद्धांत के अनुसार आरंभ में वे सभी पदार्थ जिससे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक एकांकी परमाणु के रूप में ही स्थान पर स्थित था, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का अचानक विस्फोट हुआ, ठीक है, विस्फोट हुआ जिसे महाविस्फोट कहा गया। इस विस्फोट में पदार्थों का बिखराव हुआ, इस विस्फोट से आकाशीय पिंडों का सृजन हुआ। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, ठीक है, इसमें यह बताया गया है कि इस सिद्धांत के अनुसार आरंभ में क्या थे, सभी पदार्थ जिनसे क्या है ब्रह्मांड बना है वह सभी क्या थे, एक छोटे कण के रूप में थे, ठीक है, एक छोटे कण के रूप में, एक परमाणु के रूप में थे, ठीक है। एक ही स्थान पर सब स्थित था, सब मिले हुए थे, सब एक ही में, ठीक है। जिनका आयतन जो था बहुत अधिक था, ठीक है, आयतन जो उनका था घनत्व बहुत ज़्यादा था, ठीक है, ज़्यादा था, और सूक्ष्म एवं तापमान, ठीक है, अत्यधिक सॉरी फ्रेंड्स, आयतन अत्यधिक होने के कारण और सूक्ष्म होने के कारण और तापमान तथा घनत्व अनंत था उनका, ठीक है। क्या था, उनका आयतन अधिक था, सूक्ष्म एवं तापमान जो था और घनत्व बहुत था। अनंत का मतलब बहुत था, यानी आयतन अधिक था और तापमान भी और तथा घनत्व भी बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण एक अधिक संकेंद्रण हुआ। संकेंद्रण का मतलब क्या, कहने का मतलब कि संकेंद्रण में वो आपस में संकुचित होने लगे, ठीक है, संकुचित आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे से भिड़ने लगे सभी पदार्थ एक दूसरे से। तो उसके बाद होता क्या है कि एक विस्फोट होता है फ्रेंड्स, क्या होता है, एक विस्फोट होता है। और उस विस्फोट को जब अचानक एक विस्फोट हुआ तो उस विस्फोट को कहा गया कि महाविस्फोट। क्या कहा गया, महाविस्फोट कहा गया। और इस विस्फोट में हुआ क्या कि सभी पदार्थ जो थे इधर उधर चले गए, कोई किधर चला गया, कोई किधर चला गया, मतलब सब एक दूसरे से अलग होकर बिखर गए, ठीक है। और जब बिखर गए तब इन जो विस्फोटों से बिखरे हुए पिंड थे उनका एक मतलब उनसे जो बिखरे हुए कण थे उनसे ही क्या हुआ, आकाशीय पिंडों का निर्माण हुआ, ठीक है। किसका निर्माण हुआ, आकाशीय पिंडों का निर्माण हुआ। आकाशीय पिंड का मतलब हो गए हमारे ग्रह हो गए, उल्काएं हो गई, ठीक है, उपग्रह हो गए, ठीक है, ये सब हमारे
महाविस्फोट जब हुआ, जब वह एक दूसरे से अलग हुए, तब उनका निर्माण हुआ। कब? महाविस्फोट जब हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको नोट में कुछ आप लोगों को बता दूं। देखिए नोट में मैंने आप लोगों को बताया कि ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 ईस्वी में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल परमाणविक अवधारणा को पेश किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के बेसन थ्योरी पर आधारित थी। ठीक है फ्रेंड्स, ब्रिटिश वैज्ञानिक जो थे हिग्स 1964 ईस्वी में कॉस्मोलॉजी समझने के, ठीक है, कॉस्मोलॉजी को समझने के लिए गॉड पार्टिकल परमाणविक अवधारणा प्रस्तुत किया। ठीक है, जो कि हमारे भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के बेसन की जो थ्योरी थी, बोसन थ्योरी, उस पर आधारित था इनका क्या, गॉड पार्टिकल। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ब्रह्मांड का जो व्यास होता है वह हमारा होता है फ्रेंड्स 10⁸ प्रकाश वर्ष। कितना होता है? 10⁸ प्रकाश होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आप लोगों को बता दूं कि ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब मंदाकिनी, जिसे हम लोग आकाशगंगा कहते हैं, ठीक है, 100 अरब मंदाकिनी हैं। प्रत्येक मंदाकिनी में लगभग कितने तारे हैं? 100 अरब तारे हैं। कितने तारे हैं? 100 अरब तारे हैं। फिर से आप लोग एक बार नोट कर लीजिए कि ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब मंदाकिनी है और प्रत्येक मंदाकिनी में लगभग 100 अरब तारे हैं। ठीक है, कितने? 100 अरब तारे हैं। ठीक, और तब इससे आप लोग अनुमान लगा लीजिए कि जो हमारा सौरमंडल के जो मंदाकिनी है दुग्ध मेखला है। ठीक है, यानी कि दुग्ध मेखला जो है उसके अंदर कितने तारे होंगे? 100 अरब तारे, जिनकी गिनती करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, आइए आगे अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बता, ये तो किताबी ज्ञान था, किताबी ज्ञान से आप लोग की इस तरह से लिखा हुआ किताबों में मिलता है। अब मैं आप लोगों को अपने तरीके से इजी वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति थी वह किस तरह से हुई है। तो देखिए फ्रेंड, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है उसके बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए अगर हम पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो पृथ्वी हमारी कहाँ है? सौरमंडल में। ठीक है, कहाँ है? सौरमंडल का एक सदस्य ग्रह है। ठीक है, और सौरमंडल हमारा कहाँ है? आकाशगंगा में। कहाँ पर? आकाशगंगा में है। और आकाशगंगा क्या है? ब्रह्मांड का ही एक भाग है। ठीक है, यानी कि हम लोगों को पढ़ना क्या है? पहले ब्रह्मांड को पढ़ना होगा, फिर आकाशगंगा, सौरमंडल, तब हम लोग आएंगे पृथ्वी पर। यानी हमको यहाँ से स्टार्ट करना है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं कि ये जो हमारा ब्रह्मांड है यह कैसे बना। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे बना यह ब्रह्मांड हमारा? तो फ्रेंड्स, अनंत काल में क्या था? अनंत काल में अंतरिक्ष में एक शून्य था। ठीक है, शून्य का मतलब एक छोटा सा बिंदु। ठीक है, छोटा सा बिंदु कह सकते हैं। ठीक है, एक शून्य था जिसके पास सर्वोच्च मात्रा में क्या था फ्रेंड्स? गुरुत्वाकर्षण था। क्या था? गुरुत्वाकर्षण। तो ये हमारा क्या था? एक शून्य था और इस पे क्या था? क्या था? बहुत मात्रा में गुरुत्वाकर्षण था। गुरुत्वाकर्षण जब ये था तो ये सभी पदार्थों को क्या करता था? सभी चीज़ों को अपने तरफ क्या किया था? यह खींचता था। गुरुत्वाकर्षण जब जो चीज़ें होंगी बहुत ज़्यादा तो सभी चीज़ों को अपनी तरफ खींचेगा। और ये जो हमारा बिंदु था, इस बिंदु का नाम दिया गया था फ्रेंड्स सिंगुलेरिटी। क्या कहा गया था? सिंगुलेरिटी कहा गया था। यानी आपको मैं बता दूं कि अनंत काल में एक शून्य था जिसके पास बहुत मात्रा में क्या था? गुरुत्वाकर्षण था, जो कि सभी पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित मतलब क्या करता था? वह खींच के रखता था। और जो वह बिंदु था उस बिंदु को सिंगुलेरिटी कहा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आकर्षण के कारण सभी वस्तुएं क्या होती थी? संघनित होने लगी, जिसके कारण क्या हुआ? इनका घनत्व बढ़ने लगा। ठीक है, किसका? इनका घनत्व बढ़ने लगा। किसका? इस बिंदु का घनत्व बढ़ने लगा। मान लीजिए ये कोई बिंदु है और सभी चीज़ों को यह अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, तो इसका आयतन जो और घनत्व होगा ये तो बढ़ेगा ही। ठीक है फ्रेंड, अब जब ये बढ़ेगा तो इसमें जो भी चीज़ें रहेंगी एक दूसरे से टकराएंगी। जब टकराएंगी तो तभी हमारा क्या होता है? विस्फोट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये होता क्या है कि जब ये हमारी सारी वस्तुएं एक दूसरे से आकर जब आकर्षण के कारण मिलती हैं इस बिंदु में, तो संघनित होती हैं और इनका घनत्व बढ़ता है और असीमित मात्रा में क्या होती हैं? ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है,
जब इस बिंदु में हमारी सारी चीज़ें क्या होती हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण संघनित होती हैं, तो इनका घनत्व तो बढ़ता है और असीमित मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होते हैं। फिर इसके बाद हमारा विस्फोट होता है, जिसे कहा गया महाविस्फोट। क्या कहा गया? महाविस्फोट कहा गया फ्रेंड्स, अंग्रेजी में जिसे हम लोग बिग बैंग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहते हैं? बिग बैंग कहते हैं। फिर इसके बाद देखिए होता क्या है फ्रेंड्स, महाविस्फोट जब हुआ तो इसमें कुछ चीज़ों का जन्म हुआ। किस किस चीज़ों का जन्म हुआ? देखिए, तो 3 चीज़ों का जन्म होता है। तो सबसे पहले हमारा कौन सा आता है? समय, स्थान और वस्तु। क्या होता है? समय, स्थान, वस्तु। देखिए कैसे, आप लोग समझ नहीं पाए होंगे। तो समय का मतलब हुआ, जैसे ये हमारा बिंदु था, अब ये सभी चीज़ों को जब आकर्षित करके अपनी तरफ ये क्या किया था? खींच लिया था गुरुत्वाकर्षण के कारण। अचानक मान लीजिए अगर विस्फोट होगा तो इसमें जितने भी सब कण थे वो सब क्या होंगे? बिखर जाएंगे। जब बिखरेंगे तो कोई चीज़ यहाँ से मान लीजिए जब यहाँ जाएगी तो क्या होगा? यहाँ मतलब कहने का मतलब है कि कोई चीज़ इस जगह से निकल के आती है इस जगह, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको जो समय लगेगा, तो इसी को कहा गया कि समय का क्या हुआ? जन्म हुआ। मतलब समय जो हमारा पता चला है कि जब विस्फोट हुआ तो जब वो चीज़ वहाँ गई एक जगह से दूसरे जगह, तो इसी को जो बीच की जो दूरी थी, इसी को कहा गया हमारा समय। ठीक है। फिर इसके बाद हमारा दूसरा आया स्थान। तो स्थान का मतलब इस जगह से जब कोई कण, कोई पिंड यहाँ से यहाँ तक आया, तो ये जो बीच की दूरी, यही हमारे क्या स्थान तय किए। ठीक है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे यह चीज़ पहुँच गई। फिर इसके बाद हमारा तीसरा है वस्तु। तो वस्तु का मतलब ये हो गया कि यहाँ से जब कोई हमारी चीज़ यहाँ से टूट के निकलेगी, दूसरे जगह जाएगी, तो एक नई वस्तु बन जाती है। तो ये हमारी हो गई वस्तु। ठीक है, यानी कि जो इस बिंदु से निकला हमारा क्या क्या चीज़ निकला? समय निकला, स्थान निकला और वस्तु निकला। ठीक है, तो महाविस्फोट के दौरान हमारे 3 चीज़ों का जन्म हुआ, समय, स्थान और वस्तु। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को समझ में आया? आइए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड्स, जब क्या हुआ था? महाविस्फोट जब हुआ था तो ब्रह्मांड की उम्र मानते हैं उस समय कितनी थी? 1 सेकंड। ठीक है, तो 1 सेकंड जब उसकी उम्र थी, तब क्या हुआ? तो उसके तापमान में धीरे धीरे क्या हुआ? उसका तापमान बढ़ गया, फिर धीरे धीरे क्या हुआ? ठंडा होने लगा। तापमान बढ़ने का मतलब कोई चीज़ यहाँ गया, यहाँ से विस्फोट होकर इसमें से एक टुकड़ा यहाँ निकला, यहाँ निकला, यहाँ निकला, तो ये जो टुकड़ा होगा यहाँ से आने, तो ये हीट रहा होगा। हीट का मतलब गर्म रहा होगा, इसका तापमान बहुत सा अधिक रहा होगा। फिर कुछ दिनों के बाद ये धीरे धीरे क्या होगा? ठंडा हुआ होगा। ठीक है, जब ठंडा हुआ होगा तो फिर से 2 चीज़ों का जन्म हुआ फ्रेंड्स। ठीक है, कितने चीज़ों का? 2 चीज़ों का जन्म होता है। वे कौन कौन से चीज़ होते हैं फ्रेंड्स? तो पहला हमारा होता है मूल कण और दूसरा होता है प्रतिकण। क्या? पहला मूल कण, दूसरा प्रतिकण। मूल कण किसे कहते हैं फ्रेंड्स? मूल कण जैसे जो हिंदी वाले होंगे वो जानते होंगे फ्रेंड्स कि हमारे जो स्वर होते हैं वे और व्यंजन होते हैं। ठीक है, वर्णमाला में हमारे स्वर और व्यंजन होते हैं। तो जो स्वर होते हैं वह स्वतंत्र होते हैं, उन्हें किसी अन्य अक्षर की आवश्यकता नहीं होती है बोलने के लिए। ठीक है, लेकिन जो हमारे व्यंजन होते हैं उनको आवश्यकता पड़ती है किसी न किसी स्वर की। ठीक है, तो यानी वो हमारे मूल क्या होते हैं? मूल स्वर होते हैं, जो जिनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है किसी स्वर की, शब्द की, अक्षर की। तो वे हमारे क्या होते हैं? मूल स्वर होते हैं। उसी तरह से मूल कण होते हैं। ठीक है, इनमें किसी दूसरी चीज़ का मतलब कह सकते हैं मिलावटी या किसी दूसरी चीज़ से ये नहीं बनते, ये एकदम स्वतंत्र थे मूल कण। वे मूल कण कौन कौन से थे फ्रेंड्स? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले हमारे यही 3 चीज़ बने थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है फ्रेंड्स, तो मूल कण हमारे कौन कौन से थे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फ्रेंड्स, अब तक हमारे लगभग 30 से ज़्यादा मूल कणों की खोज की गई है। कितने? 30 से ज़्यादा मूल कणों की खोज की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग समझ गए होंगे कि जब हमारा महाविस्फोट हुआ तो उस समय के किन चीज़ों का निर्माण हुआ? तो 3 चीज़ों का, समय का निर्माण हुआ, स्थान का, वस्तु का। ठीक है, फिर इसके बाद जब ब्रह्मांड की उम्र 1 सेकंड होती है महाविस्फोट सिद्धांत के, महाविस्फोट के बाद, तो जब उसमें पदार्थों का बिखराव हुआ तो वो पदार्थ क्या हुए? हीट थे। फिर धीरे धीरे वो ठंडा हुए,
जब वे ठंडा हुए हैं तो दो चीज़ों का जन्म हुआ, मूल कण और प्रतिकण। तो मूल कण हमारे कौन कौन से थे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फ्रेंड्स, अब तक जो हमारे मूल कण है 30 से ज़्यादा मूल कणों की खोज की गई है। अब आते हैं हम लोग हमारा जो दूसरा था प्रतिकण, उसके बारे में। ठीक है, जान लेते हैं क्या था हमारा प्रतिकण। देखिए फ्रेंड्स, प्रतिकण कौन से हमारे थे? जब दो कण आपस में जब दो कण आपस में मिलते थे और मिलने के बाद क्या हुए? खत्म हो गए। दोनों एक दूसरे से मिले और खत्म हो गए, तब हमारा वह जो बना वह हमारा प्रतिकण था। ठीक है, क्या था? वह प्रतिकण था। यानी जब दो कण आपस में मिले और खत्म हो गए मिलने से दोनों, तब हमारा बना क्या? प्रतिकण बना। ठीक, तो मूल कण हमारे कौन से थे? कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रतिकण हमारे कौन से थे? जब दो कण आपस में मिले और दोनों खत्म हो गए तो हमारे प्रतिकण बने। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि हमारा जो परमाणु है उसका जो जन्म होता है वह कैसे बनता है? तो मूल कण और प्रतिकण के मिलने से हमारा बनता है परमाणु। ठीक है, सबसे छोटा अणु अगर कहते हैं हम लोग तो परमाणु को कहा जाता है। ठीक है, तो वह परमाणु का हमारा जन्म कैसे हुआ? मूल कण और प्रतिकण के मिलने से हमारा परमाणु का निर्माण होता है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए, आगे फ्रेंड्स, इसमें आप लोगों को मैं बताने की कोशिश किया हूँ कि जब ब्रह्मांड की उम्र 1 मिनट हुई। ठीक है, अब 1 सेकेंड से हम लोग 1 मिनट पे आ जाते हैं। 1 मिनट हुई तो उस समय देखिए क्या घटना घटी। तो उस समय देखिए क्या हुआ? ब्रह्मांड में और विस्तार हुआ, क्योंकि विस्फोट के बाद सभी टुकड़ों में नाभिकीय रिएक्टर की क्रिया होने लगी और हाइड्रोजन का निर्माण हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जब 1 मिनट हुआ ब्रह्मांड की उम्र, तो क्या हुआ? ब्रह्मांड में और विस्तार हुआ। यानी कि कोई एक चीज़ यहाँ से यहाँ तक गई थी विस्फोट होने के बाद, जब 1 सेकेंड की यह बात है, अब जब 1 मिनट होता है तो ये और बढ़ने लगा। ठीक है, ये ब्रह्मांड हमारा और ये कण जब जितना ही दूर जाएगा तो ब्रह्मांड वहाँ तक हमारा फैलेगा। तब क्या हुआ? इसी को कहा गया है कि और विस्तार हुआ। किसमें? ब्रह्मांड में और विस्तार हुआ, और सभी टुकड़ों में जितने भी टुकड़े थे निकल के बाहर गए थे, सभी टुकड़ों में क्या हुआ? एक क्रिया होने लगी जिसे नाभिकीय रिएक्टर कहा गया। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर कहा गया, और उसमें क्या बना? हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, क्या बना उस समय? हाइड्रोजन बना। किसके कारण? नाभिकीय रिएक्टर के कारण टुकड़ों में। ठीक है, अब इसके बाद देखिए होता क्या है कि हाइड्रोजन फिर क्या हुआ? धीरे धीरे हमारा हीलियम में बदल गया। ठीक है, हीलियम में बदल गया और अधिक क्या किया? उसमें से ऊर्जा उत्सर्जित होने लगी। ठीक है, क्या होने लगी? अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होने लगी। अब इसके बाद फिर हमारा बनता क्या है? तब जाके हमारा बनता है बादल। ठीक है, क्या हुआ? बादल बने, तारे बने। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि तारे हमारे किससे बनते हैं? बादलों से बनते हैं। हमारे जो हाइड्रोजन जब हीलियम में कन्वर्ट हुआ, जिसमें से बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होने लगी, तो बादलों और तारों का उस समय निर्माण हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हमारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हम लोगों ने इसके विषय में जाना। ठीक है, कैसे? थोड़ा सा हम लोगों किताबी ज्ञान से, फिर इसको मैंने कुछ टेक्निकल तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की। अब देखिए, अब जो हमारा सूर्य है, सूर्य के विषय में थोड़ी सी मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं। सूर्य देखिए क्या है? कोई ग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा है। ठीक है, सूर्य किस तरह का तारा है? तो सूर्य देखिए एक पीला तारा है। ठीक है, किस प्रकार का तारा है? तो सूर्य एक पीला तारा है। किस तरह का तारा है? एक पीला तारा है। और पीला तारा देखिए किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? जब किसी तारे का जो तापमान बहुत अधिक होता है तो उसे हम लोग नीला तारा कहते हैं, लेकिन जब उसका तापमान धीरे धीरे कम होने लगता है, वह लाल दिखाई, हल्का पीला कलर दिखाई देने लगता है, हल्का लाल कभी, तो उसे हम लोग पीला तारा कहते हैं। तो सूर्य हमारे पीला तारा के अंतर्गत आता है। ठीक है, रीजस देखिए, रीजस क्या? हमारा एक नीला तारा है। नीला तारा होने के कारण क्या मैंने बताया था कि बहुत अधिक क्या हो, उसमें तापमान हो। ठीक है, जिसके कारण उसे हम लोग नीला तारा कहते हैं। तो देखिए इसमें जो होता है 98% हाइड्रोजन और हीलियम होता है, जिसके कारण उसमें बहुत अधिक तापमान होता है, इसीलिए उसे नीला तारा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे नीला तारा, पीला तारा, ठीक है, और लाल तारा का मतलब समझना हो तो मान लीजिए कोई गैस है, आपके पास गैस होगी, तो गैस को अगर आप जलाते हैं तो सबसे पहले जब जलाएंगे तो खूब तेज कर दीजिए,
तो देखेंगे नीला, नीला जब निकलता है तो उस समय वो जब होता है तो उस समय कह सकते हैं कि जो तारा होगा वो नीला तारा के अंतर्गत आएगा। जब एकदम मतलब एकदम कह सकते हैं कि पहली अवस्था में हो तो वो हमारा कौन सा नीला तारा के अंतर्गत। फिर कुछ समय के बाद देखिए जब गैस कम होने लगती है तो होता क्या है कि हल्का 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 आपका पीला कलर उसका होने लगता है। तो यानी कह सकते हैं कि जो तारा हल्का धीरे धीरे उसकी उम्र कम होने लगती है तो वह पीला तारा के अंतर्गत है। फिर देखिए गैस धीरे धीरे देख क्या होता है कि आपकी धीरे धीरे लाल हो जाती है और बुझ जाती है। तो इसी के बाद फिर हमारा आ जाता है लाल तारा, यानी कि जब एकदम से उसकी उम्र अब खत्म होने वाली होती है तो वो लाल तारा के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद तारे मर जाते हैं। ठीक है, तारे मर जाते हैं, तारे मरते हैं फ्रेंड्स। ये मत आप लोग सोचिएगा कि तारे कभी खत्म नहीं होंगे, सूर्य भी एक दिन खत्म हो जाएगा। घबराइए नहीं, सूर्य इतने जल्दी नहीं खत्म होगा। सूर्य आपकी कितनी पीढ़ियाँ आएंगी चली जाएंगी। ठीक है, इसके बारे में अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगली वीडियो के लिए तब तक वेट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।